नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई स्टडी पॉइंट में। मैं अभिषेक सिंह। इतिहास सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम ईरानी और मकदूनिया आक्रमण, तो यार ईरानी आक्रमण के बारे में आज विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हमने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, और अगर आपने नहीं देखी है तो जा कर के आप देख सकते हैं, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से भी आप जा कर के देख लेंगे। आई बटन पर भी इसका हम लिंक दे देंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर बताएं कि किस तरीके का जो हमारा जो प्रयास है वो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस समय मगध के राजा अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय ईरान के हकुमानी शासक भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता दारा प्रथम, जिसको दराय बहू को प्राप्त हुई थी, जो कि साइरस का उत्तराधिकारी था। दारा प्रथम के 3 अभिलेखों में, जिसमें बहस्तून, पर्सपोलियस और नक्शे रुस्तम से यह सिद्ध होता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु के तटवर्ती भारतीय भूभाग को अधिकृत किया था। उसने पंजाब, सिंधु नदी के पश्चिम के क्षेत्रों और सिंधु के कुछ क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। यह क्षेत्र फारस ईरान का 20वां प्रांत, या फिर जिसको क्षत्रपी बन गया था। फारस साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे। पश्चिमी भाग सम्मिलित था। अब हम इसके संपर्क के परिणाम देखते हैं। ईरान शिल्पकार कह सकते हैं इसको, यानी लिपिकार आप ही चाहेंगे। ईरान लिपिकार, जिसको कातिब भारत में लेखक का एक विशेष रूप ले आए, जो आगे चलकर खरोष्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यह लिपि अरबी की तरह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ईरानी सिक्के भी मिले, जिसने ईरान के साथ व्यापार होने के संकेत मिला है। अशोककालीन स्मारक, विशेषकर यानी घंटा के आकार की गुंबद, कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित थे। अशोक के राज्यादेशों की प्रस्तावना और उसमें प्रयुक्त शब्दों में ईरान प्रस्तावना व उनका प्रभाव देखा जा सकता है। ईरानियों की सहायता से ही यूनानियों को भारत की अपार संपत्ति की जानकारी मिली थी। आगे देखते हैं सिकंदर का आक्रमण। और इससे पहले हम सिकंदर का आक्रमण पढ़ें। इससे पहले हम सिकंदर के आक्रमण के समय के कुछ राज्य हुए, जिसमें तक्षशिला हुआ, शूद्रक हुआ, पटलेन यानी मैसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप II का पुत्र था। सिकंदर ने आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिसमें कुछ राज्य गणतंत्रात्मक एवं कुछ राज्य जो थे वो राजतंत्रात्मक थे, जिन्हें अलग अलग जीतकर सिकंदर के लिए आसान था, क्योंकि ये बिखरे हुए राज्य थे। इनमें एकता नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए इन्हें जीतना सिकंदर को बहुत आसान था। सिकंदर यूनान के राज्य मकदूनिया का शासक था, और वह अपने पिता की मृत्यु के बाद 336 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। उसने काबुल व सिंध के मध्य सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना की। सिकंदर ने गुरु अरस्तु, जो कि 384 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिक थे, जो प्लेटो के शिष्य थे, उनका जन्म स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु ने भौतिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की थी। सिकंदर ने सिर्फ एशिया माइनर, तुर्की और ईरान को ही नहीं बल्कि ईरान को भी जीता। ईरान से वह भारत की ओर बढ़ा। और इसके बाद हम जानते हैं सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक, जिसमें सबसे पहले आता है अरिस्टोब्यूलस, जो कि 327 से लेकर के 326 ईसा पूर्व। युद्ध का इतिहास और इसका महत्वपूर्ण जो साक्ष्य था एरियन व ईसा पूर्व सिकंदर की जीवनी जिसने लिखी, और यह जहाजी बेड़े का संचालक था। और इसके बाद आता है निरियाकस, जो कि 327 से लेकर के 326 ईसा पूर्व, जो स्ट्रैबो व एरियन विवरण या सिकंदर के जहाज़ों
जहाजी बेड़े का एडमिरल था। अब हम बात करते हैं आगे। सिकंदर का संक्षिप्त जीवन वृतांत, जिसमें इसका जन्म जो है 356 ईसा पूर्व, इसके पिता फिलिप द्वितीय मकदूनिया का शासक था। सिंहासन इसका जो सिंहासन इसने कब प्राप्त कर लिया था, 336 में, जो कि 20 वर्ष की उम्र में ये शासक बन गया था। और ईरान के व्यस्तता जो कि थी इसकी 334 से लेकर के 330 ईसा पूर्व। भारत पर विजय प्राप्त करना इसका 326 ईसा पूर्व कर लिया था। और भारत प्रस्थान यानी स्वदेश वापस लौटा जो 325 ईसा पूर्व। भारत में रहने की जो कुल अवधि थी इसकी 19 महीने। और इसके बाद इसकी मृत्यु जो थी वो आपकी 323 ईसा पूर्व बेबीलोन यानी 32 वर्ष की उम्र में इसका निधन हो गया था। इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस और अन्य यूनानी लेखकों ने भारत का वर्णन अपार संपत्ति वाले देश के रूप में किया था, और इसी वर्णन को पढ़कर सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हुआ था। ईसा पूर्व 4वीं सदी में विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए यूनानियों और ईरानियों के मध्य संघर्ष हुए। सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने आखिरकार ईरान साम्राज्य को नष्ट कर दिया, और इसके पश्चात सिकंदर भारत की ओर बढ़ा। सिकंदर का भारत पर आक्रमण करने का मूल कारण उसकी धन प्राप्ति की लालसा थी। सिकंदर खैरब दर्रे से होकर भारत आया तथा उसने अपना पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा आम्बी और पोरस के विरुद्ध किया था। तक्षशिला का राजा आम्बी और पोरस सुविख्यात राजा थे, जिनका राज्य झेलम और चिनाब नदी के मध्य पड़ता था। वे संयुक्त मोर्चा नहीं बना सके और न ही खैबर दर्रे पर कोई प्रतिरक्षण था। तक्षशिला के शासक आम्बी ने सिकंदर के सामने समर्पण कर दिया, और झेलम नदी के किनारे पहुंचने पर सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया। हाई डे स्पीज बिस्तता आधुनिक, जिसको झेलम नदी कहा जाता है, पोरस और सिकंदर के मध्य झेलम नदी के किनारे यानी सुप्रसिद्ध बिस्तता का युद्ध हुआ, जिसमें सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सिकंदर। भारतीय राजा को बहादुरी और साहस से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस को राज्य वापस कर दिया और उसे अपना सहयोगी बना लिया। पोरस के बाद सिकंदर ने गैलोनिकाय व कठ जातियों को पराजित किया, और सिकंदर ब्यास नदी की सीमा पर पहुंचा था। वह पूर्व की ओर भी बढ़ना चाहता था, परंतु उसकी सेना ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया, क्योंकि यूनानी सैनिक लड़ते लड़ते थक गए और उन्हें बीमारियों से ग्रस्त हो चुके थे। यूनानी इतिहासकार एरियन ने लिखा है कि युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन राजाओं यानी जनों से अत्यधिक या अत्यंत श्रेष्ठ थे। यूनानी सैनिकों को यह ज्ञात था कि गंगा के तट पर एक शक्तिशाली साम्राज्य है मगध। मगध पर नंद वंश का शासक था, और उसकी सेना सिकंदर की सेना से कई अधिक विशाल थी, जिसके कारण सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने तथा युद्ध करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर ने दुख भरे स्वर में कहा, मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। इस प्रकार वह राजा जो अपने शत्रुओं से कभी नहीं हारा, परंतु अपने ही लोगों से हार मानने को विवश हो गया। तो इस तरीके से अपने सेना को मोटिवेट करता था सिकंदर, और इसी मोटिवेशन से उसने विश्व को विजेता के रूप में परिभाषित किया जाता है। आगे देखते हैं। भारत में लगभग 19 महीने यानी 326 से 325 ईसा पूर्व रहा, और इस दौरान वह हमेशा युद्ध में लगा रहा। वापसी के समय सिकंदर की सेना सिंधु नदी के मुहाने पर दो भागों में विभाजित हो गई, एक जलमार्ग और दूसरा स्थलमार्ग। जलमार्ग जो कि निरयाकस के नेतृत्व में, जबकि स्थलमार्ग क्रेटस के नेतृत्व में विभक्त हो गई थी। भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज्य के विरुद्ध थी। उसने अपने भूभाग को 3 हिस्सों में बांट दिया और
3 यूनानी गवर्नर स्थायी शासकों के हाथों में सौंप दिया था। सिकंदर ने 2 नगर बसाए थे, जिनमें पहला नगर बुकेफाला झेलम नदी पर था, दूसरा निकैया नगर जो कि विजयनगर था, जिसे उसने पोरस से विजय की स्मृति में बसाया था। सिकंदर के आक्रमण के क्या परिणाम थे, उनको भी हम थोड़ा सा देखते हैं। इस आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना थी। सिकंदर के अभियान से 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्गों और राजमार्गों द्वारा खुल गए थे। भारत में गांधार शैली की कला, जिसका विकास 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था, यह यूनानी प्रभाव का ही परिणाम था। इससे यूनान व्यापारियों और शिल्पियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ तथा व्यापार की तत्कालीन सुविधाएं बढ़ी। आगे हम देखते हैं आक्रमण के परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में यूनानी उपनिवेश स्थापित हुए। उनमें झेलम के तट पर बुकेफला और सिंधु के तट पर सिकंदरिया का अधिक महत्व था। सिकंदरिया इतिहासकार मूल्यवान भौगोलिक विवरण छोड़ गए, जिसमें उन्होंने सिकंदर के अभियान का तिथि सहित इतिहास लिखा था और उसमें हमें भारत में हुई घटनाओं का तिथिक्रम इतिहास तैयार करने में सहायता मिली। सिकंदर के इतिहासकार हमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। वे हमें सती प्रथा, गरीब माँ बाप द्वारा अपनी पुत्रियों को बेचने और पश्चिमोत्तर भारत के उत्तम नस्ल वाले गाय बैल के विषय में बताते हैं। पश्चिमोत्तर भारत के छोटे छोटे राज्यों की सत्ता नष्ट कर सिकंदर के आक्रमण ने इस क्षेत्र पर मौर्य साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया था। सिकंदर द्वारा विजय क्षेत्र कौन कौन से थे? सिकंदर ने विजित क्षेत्रों को 4 प्रशासनिक इकाइयों में बांटा, अलग अलग उत्तराधिकारी नियुक्त किए, जो कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले सिंधु व झेलम का भाग जो तक्षशिला के शासक अंबी कुमार, और इसके बाद आता है झेलम व ब्यास नदी का भाग जो कि पोरस राजा के अधीन रहा, और इसके बाद आता है सिंधु का उत्तरी व पश्चिमी भाग जो कि फिलिप, और इसके बाद आता है सिंधु का निचला भाग जो कि पिथोन के नेतृत्व में राज्य चलता था। सिकंदर के इस कार्य ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय एकता को प्रोत्साहन दिया। कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़ी आसानी से इन प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। इस प्रकार पूर्वी भारत को उग्रसेन, महापद्मन, मगध के सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य का अग्रज रहा, तो पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर स्वयं उन सम्राट का अग्रदूत था। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे जो है यूनानी आक्रमण यानी ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण को हमने पढ़ा, जिसमें किस तरीके से सिकंदर अपनी सेना को लेकर के भारत में आया और उसका जो मेन मंसूबा था वो भारत की धन और संपदा की लालसा थी, और इस तरीके से ये भारत में आया। तो चलिए आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।